नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित का अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन, इस अध्याय से संबंधित जो लर्निंग आउटकम्स आधारित प्रश्न हैं उनको जो है हम हल कैसे करें यह सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। देखिए, पहला प्रश्न जो है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए, है ना। पासा आप जानते हैं कि आप जैसे सांप सीढ़ी खेल खेलते हैं, लूडो का खेल खेलते हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं पासा, है ना। उसे इंग्लिश में कहा जाता है डाइस, ठीक है, ये आप जानते हैं। तो इस डाइस में क्या होते हैं, 6 फलक होते हैं और जिसमें 1 से लगा करके 6 तक की गिनती लिखी हुई होती है, ठीक है। अब इसका जो अ वाला प्रश्न है कि 4 से बड़ी एक संख्या हो तब क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, यानी प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, पासे में होते हैं 1 से लगा करके 6 तक के अंक होते हैं, है ना। इस प्रकार से 3, 4, 5 और 6। जब भी हम पासे को फेंकेंगे तो इन 6 में से कोई सी एक संख्या हमें दिखाई देगी, ठीक है ना। और कुल पासे को हम अलग अलग प्रकार से फेंकेंगे तो 6 प्रकार के अंक हमको दिखाई दे सकते हैं, यानी कुल परिणाम कितना है, इसमें 6 आते हैं, ठीक है। अब कहा यह गया है कि 4 से बड़ी एक संख्या हो। अब देखिए, 4 से बड़ी 2 संख्या वो दिखाई दे रही है ना, 5 और 6। तो अनुकूल परिणाम हमारे कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, या तो 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम हमारे कितने हो गए, 2 हो गए, है ना। और कुल परिणाम कितने हैं, 6, है ना। ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि पासे में 6 फलक होते हैं और उन फलकों पर 1 से लगा करके 6 तक के अंक जो है उसमें अंकित रहते हैं। ठीक है, हो गया, कुल परिणाम होगा 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रायिकता 2/6। इसे हम काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो इसका सरलतम रूप हो जाएगा 1/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अब इसी का ब वाला भाग जो है देख लेते हैं कि 4 से बड़ी संख्या न हो, है ना। अब अगली कंडीशन क्या है कि 4 से बड़ी संख्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इसमें पासे में 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 तक के अंक होते हैं। क्लियर हो गया। अब क्या बोला है, 4 से बड़ी संख्या ना हो। अब देखिए, 4 से बड़ी संख्या नहीं है तो या तो 1 आ सकती है या 2 या फिर 3, यानी अनुकूल परिणाम हमारे कितने हैं, 3 हैं, है ना। और कुल परिणाम कितने हैं, 6 हैं। तो ये हो जाएगा 3/6। इसे भी हम यदि सरल कर लेते हैं तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये इसकी होगी प्रायिकता कहलाती है, ठीक है ना। चलिए, अब अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, उसे देख लेते हैं। एक थैले में 10 कंचे हैं जिनमें से 4 सफ़ेद, 3 लाल, 2 नीले और 1 हरा है। थैले में से बिना देखे कंचे निकाले जाते हैं, तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी, यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए, अलग अलग कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि लाल कंचे प्राप्त करना, ठीक है ना, लाल कंचे प्राप्त करना। तो हमें ये देखना होगा कि लाल कंचे कितने हैं। तो लाल कंचे हमारे पास में हैं 3, ठीक है ना। तो हम लीजिए 3 बटे कुल कितने कंचे हमारे पास में हैं, कुल कंचे हमारे पास में हैं 10। तो यह आ जाएगा 3/10, क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब ब वाला क्या है, सफ़ेद कंचा न प्राप्त करना, है ना। तो देखिए, हमारे पास में कुल कंचे हैं 10
अब सफ़ेद प्राप्त नहीं करते हैं और इसके अलावा लाल आ सकता है, नीला आ सकता है या हरा आ सकता है, तो लाल, नीला और हरा इन तीनों को हम जोड़ देते हैं, तो 3, 2, 5 और 1, 6 है ना। तो यदि हम सफ़ेद कंचा प्राप्त न करें तो हमारे पास में अनुकूल परिणाम हो सकते हैं कितने, 6। हमने लिखा 6 बटे कुल परिणाम कितने हमारे पास में हैं भाई, कुल कंचे कितने हमारे पास में हैं, 10 कंचे हैं, तो यह जाएगा 6/10, ठीक है ना। इसे हम सरल कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5, ये आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3। निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्स अक्ष है इस पे शैक्षिक वर्ष दिए गए हैं 2003-4, 2004-5, 2005-6, 2006-7 और 2007-8, है ना। और ऊर्ध्वाधर ये जो वाई अक्ष है यहाँ पर आपको दिए गए हैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। अब इसके आधार पर नीचे आपको जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर लिखने हैं। तो ये दंड आलेख आपको पढ़ते आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है कि इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है ना। इसके लिए आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। ये इसका उत्तर ही मिल जाएगा आपको। क्लियर हो गया। चलिए ब वाला प्रश्न, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है ना। तो देखिए हम देख रहे हैं कि 2003-4 में कितने विद्यार्थी हैं, 100। 2004-5 में कितने हैं, 200। 2005-6 में कितने हैं, 250। 2006-7 में कितने विद्यार्थी हैं, ये है 300। और 2007-8 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 350 है। अब ये पूछा गया है कि किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। वृद्धि मतलब बढ़ना, अधिकतम माने सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा विद्यार्थी किस वर्ष में बढ़े हैं। तो हम देख रहे हैं कि 2003-4 में 100 विद्यार्थी थे और 2004-5 में हो गए हैं 200। तो 200 में से हम क्या करेंगे, 100 माइनस कर देते हैं, तो कितना आता है, 100, यानी 100 विद्यार्थी बढ़े हैं। और बाकी वर्षों में देख रहे हैं कि सिर्फ 50-50 विद्यार्थी बढ़े हैं। तो यह उत्तर क्या आ जाएगा, 2004-5 हमारा उत्तर हो जाएगा इसका। क्लियर है। चलिए अब अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है ना। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, यानी सबसे ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं ये दंड आपको अलग दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा, यानी 2007-8 में विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है, यानी 350 है, ठीक है ना। और अगला प्रश्न क्या है, बताइए कि यह सत्य है या असत्य। 2005-6 में, ये 2005-6 विद्यार्थियों की संख्या 2003-4, ये 2003-4 की संख्या की दुगनी है। तो देखिए 2005-6 में जो विद्यार्थी हैं वे कितने हैं, आप देख रहे हैं 250 है ये, और 3-4 में कितने हैं, 100 हैं। तो क्या बचा है, दुगनी है, ये असत्य हो गया। दुगनी नहीं है, दुगनी से ज़्यादा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, यह असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें देखिए यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी हमने लिख दिया है और आपको समझा दिया है कि इन प्रश्नों का उत्तर कैसे हमें ज्ञात करना है। हमें सिर्फ उत्तर नहीं चाहिए, उत्तर कैसे आया ये हमें याद होना चाहिए, ताकि हमारी दक्षता जो है परिपूर्ण हो सकें, जो लर्निंग आउटकम हमारा है वे हम प्राप्त कर सकें, ताकि वार्षिक परीक्षा ठीक है, इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। जैसे अभी एनएमएस एग्जाम हुई है ना, इस टाइप की जितनी भी कंपटीशन एग्जाम होती है वहाँ पर हमें ये दक्षताएं काम आती है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, कैसे ज्ञात करा, यह सीखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये हमने कर लिया है। अब अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं।
प्रश्न क्रमांक 4 है ना। आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और कक्षा 8 के बाकी विषयों के भी प्रश्नोत्तर एडुकेट अभ्यास पुस्तिका के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए गए हैं, तो वहाँ से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देख लेते हैं। निम्न द्विखंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, द्विदंड आलेख है, मतलब अलग अलग वर्षों की तुलना की गई है। एक शैक्षिक वर्ष आपका है 2005-06, जिसे ये खाली डिब्बे के रूप में दिखाया गया है, और दूसरा जो है 2006-07, इसे एक रंगीन आप देख रहे हैं बॉक्स के रूप में दिखाया गया है। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये 2005-06 का आंकड़ा है, और ये जो रंगीन आप देख रहे हैं यह 2006 और 7 का है। इसी प्रकार से आगे विषय में भी आपको ये दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इनको देखना है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये जो एक्स अक्ष है यहाँ पर आपको देखे विषय दिए गए हैं, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी दिया गया है ना। जो ऊर्ध्वाधर दिया गया है ये दिया गया है एक विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक। ठीक है ना। अब इस द्विदंड आलेख को देख करना है ना, और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें देना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। ठीक है ना। तो हमने इसका उत्तर लिखा है 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं, है ना। ये अलग अलग विषयों में प्राप्तांक दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, ये यहाँ पर मिल जाएगा कि 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। क्लियर, ये आ गया सूचना। अगला प्रश्न क्या है, किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है ना। किस विषय में हमें क्या क्या करना है, विषय क्या करना है ना, जिसमें सबसे अधिक सुधार हुआ है। इसका उत्तर आ जाएगा गणित में। अब कैसे हम देखा ये देखते हैं, है ना, क्योंकि गणित हमने लिख लिया है तो सिर्फ इस बुक को भरना उद्देश्य नहीं है ना। एडुकेट जब अभ्यास पुस्तिका दी गई है, इसका उद्देश्य ये है कि आप संबंधित पार्ट की जो कंसेप्ट है उसको सीखें और सीख करके इसे कंप्लीट करें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। तो देखिए सबसे अधिक सुधार किसमें हुआ है, तो हम देख रहे हैं जब तुलना दोनों कर रहे हैं तो देखिए गणित में 2005-06 में उसे 30 अंक प्राप्त हुए थे, है ना, जबकि 2006-07 में प्राप्त हुए हैं 60 अंक हुए हैं। और देखिए बाकी अंकों में क्या है, बहुत कम सुधार हुआ है। ये देख रहे हैं ना, ये है ना, दोनों तुलना करेंगे तो बहुत कम सुधार हो रहा है। इसलिए हमारा विषय क्या आ जाएगा, गणित। ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला है, किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है, यानी ऐसा विषय कौन सा है कि जिसके प्रदर्शन में गिरावट आई है। तो उत्तर हमने यहाँ दिया है अंग्रेजी में, है ना। अब कैसे देखा हमने वो देखना है कि देखिए यहाँ पर हम देख रहे थे कि 2005-06 में ये अंक कितने प्राप्त हुए थे, 50 हुए थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि 6-7 में ये जो 50 से कम अंक प्राप्त हुए हैं, यानी 45 अंक ही प्राप्त हुए हैं। इसलिए क्या उसमें गिरावट आई है। ठीक है ना। अगला है, किस विषय में प्रदर्शन में समान रहा है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हिंदी विषय है जिसके अंतर्गत देख रहे हैं ये कोई कम ज़्यादा नहीं हुआ है। जितने अंक 2004-05 में थे, है ना, अपने 5-6 में थे, उतने ही अंक जो है 2006-07 में ये, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम जो है दंड आलेख को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं और इसका अभ्यास करें। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी, यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर एक पर्ची में
1 से लगा करके 10 तक के अंक लिखे गए हैं, बिल्कुल, है ना। तो यदि अलग अलग पर्चियों को निकालें अलग अलग प्रकार से, तो उसमें 1 2 3 4 से लगा के 9 10 अंक, ये जो पर्चियाँ हैं वही निकलेगी, है ना। यानी केवल जो है 10 तक की संख्या हमारे पास में है, तो इनको अलग अलग निकालेंगे तो 10 बार में वो हमें 10 तक की संख्या मिलेगी, इससे अधिक संख्या मिलना नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम देख रहे हैं संख्या 6 प्राप्त करना, है ना। अब संख्या 6 जब 1 से 10 तक गिनती लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हम देख रहे हैं कि 1 से 10 तक की जो गिनती है जिसमें ये पर्चे दिए गए हैं, है ना, तो इनमें क्या होगा कि 6 कितनी बार आ रहा है, फिर 6 एक ही बार तो आएगा, है ना, 6 एक ही बार आएगा। और कुल कितने परिणाम हैं, 10 हैं, पर्चे कितनी है, 10 हैं, तो 10 पर्चियों में से 6 एक ही बार आ सकता है, तो इसलिए इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6 10। ये लिखा हमने, क्या लिखा, 1/10, क्योंकि 6 एक ही बार आएगा, है ना। और कुल पर्ची हमारे पास कितनी है, 10 है। संभावित जो है घटनाएं 10 हो सकती है, कुल घटना, है ना, और उसमें से 6 एक बार आ सकता है, इसलिए 1/10 जो है यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। क्लियर। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, ब वाला, 6 से एक छोटी। अब देखिए 6 से छोटी संख्या है हमारे पास कितनी है, 5 है ना, कितनी है, 5 है। इनमें से कोई भी संख्या आने की संभावना कितनी है, 5, है ना। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 5, यानी 5 इसमें से आ सकते हैं, और कुल परिणाम हमारे कितने हैं, 10 हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/10, है ना। इसे हम काट के छोटा कर सकते हैं, 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, यानी 1/2 भी यहाँ पर लिखा जा सकता है, ये लिखने के बाद इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं, है ना। अगला प्रश्न है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। अब देखिए 6 से बड़ी संख्या हमारे पास कितनी है, 1 2 3 और 4 है, तो इसकी प्रायिकता क्या जाएगी, 4/10। कितनी हो जाएगी, देखिए ये 4/10 हो जाएगी। इसी भी हम काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो यदि ऑप्शन में जाता है प्रश्न तो 2/5 जो है ऑप्शन भी आपका आ सकता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ ये, हालांकि 4/10 सही है, इतना ही करोगे चलेगा, पर ये इसका एकदम लास्ट वाला जो स्टेप है वो, इससे आगे कुछ नहीं होगा, इस प्रकार से, है ना। अब एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, तो देखिए 1 से 10 तक जो अंक हमारे हैं, तो उसमें एक अंक की संख्या कितनी है, 9 है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 में क्या हो गया, ये 2 अंक आ गए हैं, 1 और 0, ये अंक कहलाते हैं, है ना। यहाँ पूछा गया है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, तो हमारे पास में अनुकूल परिणाम कितने हैं, 9 है, क्योंकि 1 से लगा करके 10 तक की गिनती में एक अंक वाले 9 संख्या हमारी होगी, तो 9/10 ये हमारा क्या जाएगा, प्रायिकता आ जाएगी। क्लियर, है ना। अब इसमें क्या है कि 1 से 10 तक की संख्या लिखी गई है, तो इसके बटे में 10 ही आएगा, और ऊपर जो भी घटना घटित होती है उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पासे को फेंका जाता है तो नीचे दी हुई घटनाओं की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए अब पासे की बात हम कर रहे हैं, तो पासे में हम जानते हैं कि 1 से लगा करके 6 तक के अंक दर्ज होते हैं, अंकित होते हैं, ठीक है ना। पासा में देखा होगा जिससे हम सांप सीढ़ी खेल खेलते हैं, लूडो खेल खेलते हैं, है ना। इसमें 6 फलक होते हैं, और विभिन्न फलकों में 1 से लगा करके 6 तक के अंक लिखे होते हैं, या फिर ऐसे डॉट यानी बिंदियां बनी रहती है, ठीक है ना। बिंदियां मतलब वही है, एक बिंदी बनी 1 आ गया, 2 बिंदी बनी 2 आ गया, ठीक है ना। चलिए अब इसमें देखना है, पहला प्रश्न क्या है, एक अभाज्य संख्या। इसमें देखिए कि इनमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 3 और 5, ये 3 अभाज्य संख्या हैं। तो हमारे घटना घटित होने की संभावना है कितनी हो सकती है,
3 हो सकती है। और कुल घटना कितनी है, कुल परिणाम हमें कितने मिलेंगे, 6। तो ये जगह 3/6, ठीक है ना। अब इसे काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, है ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2, इस प्रकार से, है ना। इतना ना भी करें तो चलेगा, 3/6 लिख दीजिएगा, वो भी सही है, ठीक है ना। अब अगला अगला क्या है कि एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये देखना है। तो देख लीजिए, इसमें हम लिख लेते हैं पहले कि 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 अंक तक होते हैं, ये समझ ले थोड़ा, है ना। अब क्या बोला कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए, जो अभाज्य नहीं है मतलब क्या है, भाज्य है। तो हम देखा था कि 2, 3, 5 क्या थी, ये अभाज्य थी। तो अब बची क्या है, 1, है ना, 4 और ये 6, ये क्या है, अभाज्य नहीं है। तो कितनी हो गई, ये भी 3 हो गए ना, 1, 2 और 3, तो 3/6, इसका उत्तर क्या जाएगा, 3/6, ये लिखा है 3/6, है ना। क्लियर। चलिए अगला, 5 से बड़ी एक संख्या। अब है देखें, 5 से बड़ी कितनी संख्या है, 1 है, 6, है ना। तो अनुकूल जो परिणाम आने की संभावना है वो कितनी है, अनुकूल परिणाम आएंगे 1, और कुल परिणाम कितने हैं, 6, तो ये जाएगा 1/6। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, 5 से बड़ी एक संख्या नहीं, है ना। 5 से बड़ी एक संख्या नहीं मतलब ये संख्या नहीं आएगी, तो ये संख्या नहीं आएगी 5 से बड़ी, तो यहां पर हमारे पास बचती कितनी, 5 संख्याएं। तो इसका जो प्रायिकता जाएगी, ये जाएगी 5/6, है ना। अब ये नहीं कहा है कि 5 से छोटी, यदि 5 से छोटी बोल देते, यहां लिखा ना कि 5 से छोटी वाली, तो उत्तर अलग आता। क्लियर। यहां बोला है 5 से बड़ी एक संख्या नहीं, यानी 5 भी आ सकता है, इसलिए इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/6, क्योंकि हमारे पास में अनुकूल परिणाम आने की संभावना कितनी है, 5 की है ना। क्लियर। चलिए अगला जो प्रश्न है, दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए अभी हमने दंड आलेख पढ़े थे, है ना। अब ये पाई चार्ट क्या होता है, ये आप देख रहे हैं कि एक वृत्ताकार चार्ट होता है, और हम जानते हैं कि एक वृत्त में कुल अंश माप होते हैं 360 डिग्री, ठीक है ना। तो यहां पर आप दिया है, पहले वो देख लेते हैं, फिर हम बात आगे करते हैं कि इसको पहले देखें। हम देख रहे हैं कि ट्यूबवेल से सिंचाई करने वाले कितने हैं, 25% हैं। नहर से सिंचाई करने वाले 46% हैं। टैंक से 17%, और इसके अलावा अन्य तरीकों से हैं 12%। तो अभी हम सिर्फ पढ़ना है ना, उसको देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। तो आप देख रहे हैं नहरों द्वारा कितनी है, 46%, इसका उत्तर आ जाएगा 46%, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है। तो 17% जो भूमि है यह टैंक के द्वारा सींची जाती है ना। ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है, तुम देख रहे हैं 25%, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ प्रश्न उत्तर लिख दिया है, ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहरों द्वारा 46% लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। और 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है, तो हम लिखा है टैंक से, और ट्यूबवेल से 25%, तो यहाँ देंगे 25%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने पढ़ लिया है। अब यहां पर ये है प्रश्न क्रमांक 8 है, दिए गए आंकड़े किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर हमें प्रदर्शित करना है, डिस्प्ले करना है, ठीक है ना।
तो पहले हम देख लेते हैं कि गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है, 2750 टन। शक्कर का उत्पादन हुआ है 2500 टन और चावल का 1500 टन। ठीक है, अब इसे हमें दिखाना है पाई चार्ट पे। ठीक है ना, कैसे दिखाएंगे उसको अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा ध्यान से। देखिए भैया, ये दिखाने के लिए, ये पाई चार्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर ऐसी तालिका का निर्माण करना होगा, तालिका बनानी होगी। ठीक है, अब तालिका में यहाँ जो दिया है मध्य, क्या दिया है, गेहूं, तो हमने यहाँ लिखा है गेहूं। इसका वार्षिक उत्पादन कितना है, 2750 है, हमने यहाँ लिखा 2750 टन। क्लियर। चलिए अब देखेंगे कि संपूर्ण का कितना भाग है। ये संपूर्ण का कितना भाग है, संपूर्ण ने इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, है ना। इन तीनों क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, है ना। 2750, 2500 और 1500, इनका जोड़ के लाएगा संपूर्ण, वो हो रहा है कितना, 6750, है ना। इन तीनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 6750, ये हमने लिखा है। तो इस संपूर्ण का ये भाग है कौन सा, गेहूं का 2750 कितना है, हमें क्या करना है। तो क्या करेंगे हम, ये शून्य से ये शून्य काट दिया, ठीक है ना। अब इसको हम 25 से काट सकते हैं, है ना। किससे काट सकते हैं, 25 से काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, ठीक है, बचा कितना 17, ये होगा 175। तो 25 सत्ते होता है 175। इसी प्रकार से इसको काटेंगे तो 25 से कम 25 बचा 2, 25 से कम 25, यानी ये हो जाएगा 11/27, ठीक है ना। ये आ गया 11/27, है ना। अब क्या करना है, इसका हमें क्या करना है, केंद्रीय कोण, क्योंकि हमें दिखाना है पाई चार्ट पर, है ना। और हम जानते हैं कि जो पाई चार्ट मतलब वृत्ताकार होता है, तो एक वृत्त का जो संपूर्ण अंश माप होता है वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। तो हमें क्या करना है, अब संपूर्ण भाग जो 11/17 है ना, 11/27, इस 11/27 का हमें 360 से गुणा कर देना है, और गुणा करने के बाद में ये ज्ञात करना है कि ये कोण ये कितने का आएगा, ठीक है ना। ये हमें कोण बनाना होगा, तब जाकर हम सही पाई चार्ट बना सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 9 से कटेगा, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, ये शून्य के शून्य आ गए हैं, है ना। अब यह 9 से कट गया है, अब आगे नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, 40 का 11 में गुणा करते हैं तो हो जाता है 440/3, ठीक है ना। 440/3 आ गया। अब 440 में हम 3 का भाग लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, है ना। 3 एकम 3 बचा 1, 14 है, 3 चौके 12, है ना, बचे 2 और 3 18, यानी 146 डिग्री, ठीक है। पॉइंट का छोड़ दीजिएगा। तो ये हम क्या करेंगे, एक इस प्रकार से ये केंद्रीय कोण है जिसे हम वृत्त बनाते हैं। तो यहाँ पर जो नुकीला सिरा होता है, तो यहाँ से ये आपका क्या कहलाएगा, है ना, जो नुकीला सिरा रखते हैं यह कहलाता है आपका केंद्र। तो केंद्र से ये परिधि तक की इस प्रकार से क्या करेंगे, रेखाखंड खींचेंगे। ये क्या होगी, आपकी त्रिज्या कहलाती है, हम जानते ही हैं। अब यहाँ पर चांदा रख करके ये बनाएंगे 146 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। जो यहाँ बनेगा तो इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, इस प्रकार से मिला दिया। तो ये आपका हो गया गेहूं, ये सब क्या हो गया, गेहूं को हो गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, निकालेंगे शक्कर का। तो इसका वार्षिक उत्पादन कितना हो रहा है, 2500, ये हम लिखा 2500। अब संपूर्ण का कितना भाग है, तो 2500/6750, जब इसको हम काटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 10/27। कितना आ जाएगा, 10/27, जिसे ऊपर काटा ऐसे आप काट देंगे 25 से, है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 9 से कटेगा, 9 तिया 27 और 9 चौके 36, यानी हो गया 40। अब ये कोण बना देंगे और इस प्रकार से मिला देंगे। फिर हम लेंगे चावल का। चावल का जो है ना,
कुल कितना है 1500 है, कुल भाग है 6750, इसको काटेंगे तो ये बनेगा 2/9 आ जाएगा। अब काटेंगे तो 9 चौके 36, इस प्रकार से, तो 40 दूनी 80, यानी ये कोण आपको बनेगा 80 डिग्री का। कौन सा? चावल वाला, है ना, ये वाला। तो यहाँ बनाएंगे 80 डिग्री कोण बना देंगे और लिख देंगे चावल। तो इस प्रकार से ये पाई चार्ट में आ जाएगा। ये दशमलव का ध्यान रखें, यदि 0.5 से अधिक होता है दशमलव बाद में तो इसमें एक संख्या बढ़ा देनी है ना, क्योंकि तीनों का योग 360 डिग्री होता है। अब सन्निकटन भी करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। 146.67 यदि आता है तो आप उसको 147 मान सकते हैं, और इससे छोटा आता है तो उसको छोड़ सकते हैं, है ना, इस प्रकार से। तो ये हमने देखा कि ये जो है यहाँ पर 400 था, तो इसको भाग लगाते हैं, है ना, ये 11, है ना, 10 चौक 40, ये 400/3, तो इसको भाग लगाएंगे तो 133.3 आता है, तो इसको मानेंगे 133, ये 146 या 47 हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से, है ना, ये हो जाएगा 147 मान सकते हैं, ये हो जाएगा 133, ठीक है ना, और ये आएगा आपका 80। इस प्रकार से तीनों का योग हो जाता है 360 डिग्री। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, है ना। इसको फिर से समझें, इसका अभ्यास करें और सीखें। हो सकता है पहली बार में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन एक दो बार जो इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो काफ़ी सरल हो जाएगा। थोड़ा वीडियो को रिप्ले कर लें और फिर से देखें, सीखें। चलिए, अब इसी प्रकार से एक और प्रश्न है जिसके अंतर्गत हमें पाई चार्ट को पढ़ना है ना। 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ये चार्ट देखना है और चार्ट देख करके प्रश्नों के उत्तर देना है, जो कि बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है, ठीक है ना। चलिए, अब यह प्रश्न क्या है, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं, है ना, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पर हमें दिया गया है ना, कुल विद्यार्थी दिए हैं 672, ठीक है ना, और यह पूछा है साइकिल का, तो साइकिल का आपको क्या दिया है 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मान ज्ञात करना होगा, क्योंकि 90 डिग्री लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो कैसे करना है, देखिए, ये आपको मैं समझाता हूँ। पहला क्या है, साइकिल से जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, और पूरा जो हमारा वृत्त होता है उसका संपूर्ण अंशमाप कितना होता है 360 डिग्री। तो हमने लिखा 90/360 डिग्री, कितने का 672 का। 672 क्यों, क्योंकि हमारे पास में विद्यार्थियों की संख्या है 672, इस प्रकार से। क्लियर हो गया ना, ऐसा। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, ये शून्य से शून्य को हम कैंसिल कर दिया है, 9 एकम 9 और 9 चौके 36, ठीक है ना। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, है ना, ये बचा कितना 2, है ना, 27 हो गए, तो 4 6 24 बचे 3 32, तो 4 8 32, यानी साइकिल से जाने वाले विद्यार्थी संख्या कितनी हो जाएगी 168 हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से बस से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, है ना। तो बस से जाने कितने हैं 120 अंश हैं, है ना। कुल कितना होता है 360 होता है, तो हमने लिखा 120/360 डिग्री, ठीक है। कितने का 672 का, क्योंकि कुल विद्यार्थी हमारे पास में 672 है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करते हैं, ये 0 से 0 हमने काट दिया है, 12 एकम 12 और 12 36, है ना। अब 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, है ना, फिर 3 दूनी 6, बचा 1 12 हो गए, 3 चौके 12, यानी बस से स्कूल जाने वाले विद्यार्थी संख्या हो जाएगी 224। क्लियर, समझ आया ना। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। चलिए, अब प्रश्न क्रमांक 10, दिए गए आंकड़े व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित करें, है ना।
अब देखिए यहाँ पर दिया है व्यक्तियों का प्रतिशत जो कि है 45%। इसका रंग जो पसंद करने वाले हैं कौन सा, लाल रंग। तो लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्ति हैं 45%। हरे रंग को मतलब पसंद करने वाले हैं 30% और पीले रंग को पसंद करने वाले हैं 25%। तो इन आंकड़ों को हमें क्या करना है, पाई चार्ट पर प्रदर्शित करना है। तो जब पाई चार्ट पर हमें प्रदर्शित करना है तो हमें एक बनाना होगी तालिका। जैसे अभी प्रश्न क्रमांक हमने 7 में भी बनाई थी ना, ये इस प्रकार से 8 में है ना, प्रश्न क्रमांक 8 में हमने जो तालिका बनाई थी इसी प्रकार से तालिका हमें यहाँ पर भी बनानी है ना। ये इसको बनाने का तरीका सीख जाइएगा, एक बार और देख लेते हैं। अब यहाँ हमको दिया है प्रतिशत और इस कंडीशन में तालिका कैसे बनाएंगे वो हमें सीखना है। तो देखिए यहाँ हमने लिखा है रंग और व्यक्तियों का प्रतिशत, ये 2 कॉलम हो गए। संपूर्ण का भाग तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम आएगा केंद्रीय कोण, है ना, कि केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनेगा वो कहलाता है केंद्रीय कोण कहलाता है। तो चलिए इसको अब कैसे हल करते हैं। अब हमारे पास में है लाल रंग, ये लिखा लाल रंग कितना है 45%, ये हमने लिखा 45%, क्लियर। अब संपूर्ण का भाग कितना है 45/100, क्यों यहाँ दिया गया है 45% दिया गया है, तो 45% का मतलब क्या होता है 45/100। अब 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 5 दूनी 10, 0 की 0, यह आ जाएगा 9/20, ठीक है। अब 9/20 का 360, 9/20 का गुणा किसमें करेंगे 360 में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वृत्त का संपूर्ण अंशमाप 360 डिग्री होता है। जिसे हमने हल किया 0 से 0, 2 से काटेंगे तो कटेगा 18 बार, ठीक है। अब 18 में 9 का गुणा करते हैं तो कितना आता है 18 में 162, ये आ जाएगा 162 डिग्री, यानी केंद्रीय कोण कितना बनेगा 162 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। तो अब इसे वृत्त हमने बनाया है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ हमने ये केंद्र बना, अब केंद्र से परिधि की हमने ये रेखा खंड खींच दिया। अब यहाँ पर रखेंगे चांदा और 162 डिग्री हम क्या करेंगे कोण बना देंगे इस प्रकार से, ये ठीक है ना। अब आगे चलते हैं तो आता है हरा रंग, उसको भी इसी प्रकार हल करेंगे, देखिए इस प्रकार से, है ना। ये हमने लाल रंग के लिए बना दिया 45% और कोण बनाया हुआ कितना हमने, ठीक है ना, ये कोण बना दिया और लीजिए लाल 45%। अब हरा रंग पसंद करने वाले हैं कितने 30%, है ना। संपूर्ण भाग का कितना है 30/100, तो हमने इसको हल कर लिया है, आ गया 3/10। अब 3/10 में 360 गुणा करते हैं, ये 0 से 0 और गुणा क्या 36 दिया होता है 108 डिग्री। ये पहले बनाया था ना, कितना बनाया था कोण 162 डिग्री बनाया था, है ना। अब इसी ये कोण बना हुआ है, चांदा रखेंगे और ये बनाएंगे 108 डिग्री कोण, और यहाँ पर लिख देंगे कि हरा रंग कितना 30%, ठीक है। इसी प्रकार से हम बनाएंगे पीला। अब पीला रंग है और इसे पसंद करने वाले हैं 25%। अब 25% है यानी 25/100, और जब इसको हम हल करते हैं तो 25 से कम 25 और 25 चौके होता है 100, यानी आ जाएगा 1/4। अब इस 1/4 का गुणा करेंगे 360 में, ये आएगा केंद्रीय कोण हो जाएगा। ये करा 4 से डिवाइड किया, 4 9 36, 0 के 0, यानी हो गया आपका 90 डिग्री। अब ये हमने यहाँ किया 90 डिग्री का ये बना दिया, ठीक है, और यहाँ लिखा पीला 25%। तो इस प्रकार से हम जो है आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके से, देखिए 2 प्रकार के आपको बताए हैं ने, ये जब आपको आंकड़े दिए जाएं तब पाई चार्ट कैसे बनाया जाता है, और जब उन्हीं आंकड़ों को प्रतिशत में दिया गया है तो हमें पाई चार्ट कैसे बनाना है, और यदि पाई चार्ट आपको दिया गया है अंश के रूप में दिया गया है तो उनकी संख्या कैसे निकालनी है। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से मैंने समझा दिया है। उम्मीद है कि प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, और यदि प्रश्न समझ में आ गए हैं और आप इसको सीख गए हैं तो मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।